हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें आज हमारा मार्च 2025 का एमसीक्यू सॉल्यूशन है। तो आज हम 1 से लेकर 25 तक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाकी 25 हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2025 के मार्च में से, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू हॉर्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने का काम इनमें से कौन से दो हार्मोन करते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन में आप देख लो, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो जो इंसुलिन होता है, वो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको कम करने का काम करेगा। ऐसे ही दूसरा जो है इसका भाई है ग्लूकागोन। भाई नहीं बोलते, एंटागोनिस्टिक, इसका उल्टा ही है। तो ग्लूकोज अगर बॉडी में कम है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो ये ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन का अपोजिट काम करता है। तो दोनों हार्मोन जो हैं ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। बाय विच लिंकेज न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइन टुगेदर बिटवीन 5 days to 3 days कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर है हमारे पास, उसमें जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, कौन से कार्बन से, पाँचवें और तीसरे कार्बन से। तो हमने देखा हुआ था इसे, अगर आपको याद हो तो यहाँ था कार्बन हमारा पाँचवा और दूसरे का तीसरा कार्बन था। सॉरी, इसका तीसरा था। यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 और नीचे जो थी उसका पाँचवा कार्बन, तो पाँचवा और तीसरा। तो यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड बनता था हमारा। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था हमारा, वो था हमारा कौन सा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसका आंसर हमारा रहेगा बी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है कि सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली फिल इन द ब्लैंक यूनिट्स। तो किस यूनिट का बना हुआ है, सेलुलोज के अंदर कौन से यूनिट्स आएंगे। तो इसमें आता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। तो ये रहा बीटा डी ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, कौन सा, सेलुलोज नाम का। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक पीपीएम, यानी हमें क्वांटिटी बतानी है, कितनी क्वांटिटी होगी पार्ट्स पर मिलियन में, किसकी, फ्लोराइड की। तो पीपीएम ऑफ फ्लोराइड आयन कॉज द टूथ टू बिकम मोर्टल। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, मतलब कितने अमाउंट में फ्लोराइड लिया जाएगा तो वो क्या कर देगा, टूथ डिके स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए हमारे पास ये रहा 1.5। तो ये आपने पढ़ा होगा पहले ही पेज पे, लगभग मिल जाएगा आपको इस चैप्टर के। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में था। तो यहाँ था 1.5 पीपीएम अगर मिलता है तो वो 2 डिके स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमें डाटा दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि एट 298 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस है द लोवेस्ट सोल्युबिलिटी इन द लिक्विड। ठीक है, तो हमें सोल्युबिलिटी का रिलेशन पता होना चाहिए, किसके साथ में, यहाँ पे के एच की वैल्यू दी है उसके साथ में। तो हम पढ़ते हैं पी जिगस टू के एच इंटू एक्स, ये हमने पढ़ा है। तो हमारा यहाँ से के एच को अगर हम इस तरह से रखें, सब्जेक्ट बनाएं, तो क्या आएगा, पी अपॉन एक्स, ये आएगा हमारा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जो है नीचे दी है, मतलब अगर एक्स मतलब सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो अब उल्टा करें अगर हम, तो एक्स इजिकल्स टू पी अपॉन के एच। तो के एच की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, यही एक्स जो है सॉलिबिलिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सॉलिबिलिटी को दिखा रहा है कि कितना घुल सकता है, विलेयता बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो के एच की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आर्गन में 40 दिया हुआ है, इसमें 1.6, इसमें इतना। ठीक है, वैल्यूज दी हुई हैं। तो के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो उल्टा है, मतलब नीचे की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो ये जो है ये कम हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं आर्गन में 40.3 दिया हुआ है, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हमें यहाँ पूछा है कि लोवेस्ट सॉलिबिलिटी कौन सी है इसमें से। ठीक है ना, लोवेस्ट सॉलिबिलिटी पूछा हुआ है हमको। तो लोवेस्ट सॉलिबिलिटी के लिए हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये अपना आर्गन। ठीक है, क्योंकि आर्गन में दिया है 40.3, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ सी यू एस इन द एक्वस सॉल्यूशन इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सी यू एस इज इतना से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं के एस पी। ठीक है, तो के एस पी हमको दिया हुआ है। तो अब इसका इक्वेशन बनाओ, सी यू एस को अगर हम तोड़ते हैं तो बनता है सी यू टू प्लस प्लस एस टू माइनस। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी एस, इसकी भी एस। तो के एस पी जिगस टू क्या हो गया हमारा, एस इंटू एस, मतलब एस स्क्वायर। ठीक है,
तो इसको थोड़ा ऊपर लो। एस स्क्वायर वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 6 इंटू 10⁻16, ठीक है। तो यहाँ देखो अब ये क्या आ गया, हाँ ठीक है। तो के एस पी की वैल्यू है 6 × 10⁻16, ये हो गया एस स्क्वायर। तो इसका रूट कर दो, तो इसका रूट कितना होगा, इसमें आंसर देख के हम चेक करते हैं कितना है यहाँ पर। 6 का रूट और ये 8 का, तो इसका तो आधा हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका तो आधा हो जाएगा, यानी 10⁻8 आ जाएगा। 6 का रूट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 का होता है 2 और 9 का हो जाएगा 3, तो 2 से 3 के बीच में आंसर होना चाहिए। तो यहाँ 2 से 3 के बीच की वैल्यू और इंटू 10⁻8, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन आप देख लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, 2 से 3 की वैल्यू ये रही ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.45 इंटू 10⁻8, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें पूछा है बेस्ड ऑन सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन व्हाट इज़ द सूटेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉलोइंग इन द एन ऑक्टेव, ठीक है। तो इसके अंदर हम लाइक डिजॉल्व लाइक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं कि पोलर जो सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जो एन ऑक्टेन है वो कैसा है, नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर। तो इसके अंदर अच्छे से डिजॉल्व कौन होगा, जो नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर इन 4 ऑप्शन में से आप देख पा रहे हो साइक्लोहेक्सेन है, मतलब सबसे ज़्यादा सोल्यूबल इनमें से कौन सा होने वाला है, सबसे ज़्यादा तो साइक्लोहेक्सेन हो रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में, यानी सबसे ज़्यादा सोल्यूबल में ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए, मतलब साइक्लोहेक्सेन आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आप देख लो इसमें के कहाँ पे है। तो देखो एक ये रहा और एक बी में है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, हमारा ये तो कैंसिल ही हो गया है, ठीक है। तो अब इनमें से और देखो, जैसे के सी एल है, के सी एल तो क्या होगा, के प्लस सी एल मैंने आसानी से बना लेगा, एकदम पोलरिटी में बहुत आगे है चारों में से, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो ये तो लास्ट में होना चाहिए। तो लास्ट में इनमें से कौन से, इन दोनों में ही है, बी में भी है और डी में भी है, दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। तो अभी अभी हमको 3 और 4 भी देखना पड़ेगा। तो ये और ये देखो, तो इसके अंदर जल्दी से कौन आयन बनाएगा, ये बना लेगा, ठीक है। तो ये जो है सॉल्युबल ज़्यादा होगा किससे, इससे। तो अब देखो क्रम रखो, तो हाईली सोल्यूबल कौन है, 1 है, और सबसे लोवेस्ट सोल्यूबल कौन सा है, देखो हाईली तो ये हो गया और लोवेस्ट हो गया हमारा 2 नंबर, ठीक है। बच्चे हमारे 2, इसके अंदर हमने रखा है CH3OH को, इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी पोलरिटी शो करेगा, ठीक है। तो पोलर वाले तो कहाँ आने वाले, पीछे ही आने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 नंबर और इसके आगे आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है बी और डी में से, इसमें 3 4, इसमें ये रहा डी में है हमारे पास ऐसा ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसके अंदर हमें क्या दिया है, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम दी है हमको और प्रोटीन का अमाउंट दिया है कितना, 1.26 ग्राम, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 300 केल्विन पे इतना। तो मोलर मास हमको चाहिए प्रोटीन का। तो ठीक है, जैसा कि आपको पता है पाई इज इक्वल टू CRT होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एलोबरेट कर देते, तो पाई 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 लिख जाए भाई, पाई पाई इज इक्वल टू सी की जगह हटाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको यहाँ मोलारिटी दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलारिटी को कन्वर्ट करेंगे N/V में, N/V/RT, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे मोलर मास चाहिए, तो देखो यहाँ पे मोल को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई वी इधर भेज दो सामने की तरफ, ठीक है, /RT, ऐसा हो गया, ठीक है। तो एन निकाल लेते हैं पहले, फिर मास निकालेगा। तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी है, पाई 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 किधर है, ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दिया हमको, ठीक है, 2.57 इंटू 10⁻³ ठीक है। वी हमको दिया है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.4 ही लिख लो, 400 का तो कोई मतलब नहीं है वैसे भी, 0.4, ठीक है। अब 1 में हमारे पास है RT, आर कितना आएगा 0.08314, हमारे पास जो प्रेशर है बार में है ना, ठीक है। तो इतना हम वैल्यू ले लेंगे, और टी हमारे पास कितना है 300, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना इतने वाले भाग को, तो इसकी कैलकुलेटर में वैल्यू सॉल्व करते हैं, आप अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू लगभग आएगी, मैं अपने कैलसी में सॉल्व करके आपको लिख के देता हूँ। तो मेरे कैलसी में आ रहा है कितना, ये मल्टीप्लाई ये किया मैंने,
ठीक है, तो इसका मेरा आ रहा है 4.12 इंटू 10⁻⁻, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -5। ठीक है, तो मेरा इतना आया। आप अपने कैलसी में सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरा आएगा एन की वैल्यू है। ठीक है, तो एन की वैल्यू ये हो गई हमारी। तो एन को हटाओगे तो W2/M2 लिखोगे और एन आ जाएगा, ये जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी। ठीक है, कितनी हमारी 4.12 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो M2 चाहिए ना। तो M2 को मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट बनाऊँगा। तो W2 के अपन में आ जाएगा अपना 4.12 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, थोड़ा और ऊपर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। W2 की वैल्यू हमको कितनी दी है, 1.26। ठीक है, तो M2 इजिकल्स टू 1.26 अपॉन में 4.12 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपकी वैल्यू लगभग आएगी कितनी, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। आप भी अपने कैलसी में एक बार सॉल्व कर लो इसको। तो मेरा आंसर आ रहा है इसका 3.05 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर अपने पास है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन में हमारे पास कहाँ है, 5 वैल्यू वाला 3 के बाद ये ऑप्शन है हमारे पास 30,519, 30,519, 30,519। ये हमारा कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो 30,519 मतलब 4 वैल्यू आ जाएंगी। हाँ सही है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके जरूर देखना, तो आपका लगभग ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका आ रहा है आंसर। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज द पॉजिटिव डेविएशन। तो इसके लिए आपको एग्जांपल लिखे होंगे आपके पास। ठीक है, तो उनमें से उनको आपको याद रखने हैं और पॉजिटिव नेगेटिव के अलग से आपको 4 4 5 5 एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव डेविएशन के लिए दिया है ये बी नंबर। ठीक है, CH2 प्लस CH3 CO CH3। तो ये जो है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा आपको। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। गलत बताना है आपको, किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। कब बताना है, जब ई एक्सटर्नल जो है 1.1 से ज़्यादा हो तब बताना है। तो आपको 3 कंडीशन बुक में दी गई थी, अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो वहाँ पहली कंडीशन थी आपकी कि जिसमें ई एक्सटर्नल जो है वो कम था 1.1 से। ठीक है, एक में बराबर था, एक में ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ज़्यादा वाले ऑप्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर से जिंक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाएंगे, जिंक की तरफ जाएंगे। तो करंट का होगा, उल्टा होगा ना, जिंक से कॉपर की तरफ होगा। ठीक है, और इसी में क्या होगा, कॉपर जो है कॉपर डिजोल्व हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हमारा ये जो है, ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर से जिंक को जाएंगे, ये बात सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो ये दूसरा तो गलती हो गया, एक साथ दो जगह पर नहीं जाएंगे ना। तो आप बुक में ये जो एग्जाम्पल है ये भी प्रेफर कर सकते हैं आप। तो इसमें ये 3 ऑप्शन तो सही हो जाएंगे आपके। तो पहला इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। ठीक है, तो करंट कहाँ जाएगा, जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। और कॉपर जो है डिजॉल्व हो जाएगा कहाँ पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया और हमको इसमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। तो सी नंबर हमारा इसका सही है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमें इनकी जगह में रखना है इनके रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर अगर हम देखें तो जिसकी वैल्यू माइनस में ज़्यादा होगी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज़ दिए हैं। माइनस में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देखो आप देख पा रहे हैं कि -2.93 जो है सबसे ज़्यादा माइनस में वैल्यू है, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये 2.37 माइनस के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन आप देख सकते हैं कि जिसमें पोटेशियम सबसे आगे हो। पोटेशियम इसमें भी आगे है, इसमें भी आगे, 2 ऑप्शन में आगे है। उसके बाद ये मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम वाला इसमें नहीं है, इसमें है मैग्नीशियम वाला। ठीक है, 2 मिल गए। फिर हमारे पास ये रहा 0.73 माइनस में, तो ये रहा क्रोमियम। फिर तो प्लस में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही जा रहा है। आप एक बार इसको भी मैच करके देख सकते हैं ऑप्शन सी को। तो जिसकी वैल्यू माइनस में ज़्यादा होगी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही जाएगा, जो कि क्या दिखाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर दिखाता है। ठीक है, अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है उसमें क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ननेस्ट इक्वेशन। हमें इसमें से एकदम करेक्ट ननेस्ट इक्वेशन बनानी है।
इसके लिए ये जो दिया है इसके लिए बनाना है, ये सेल हमको दिया हुआ, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इस सेल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हमको क्या करना है, यहाँ पे नॉनेस्ट इक्वेशन बनाना है। तो इसके लिए जो है इस तरह से बनता है कि हमारे पास H2 प्लस Br2 और ये हमको देता है H प्लस और Br माइनस, ठीक है, ये मिलते हैं हमको दो दो, ठीक है, 2H प्लस और 2 Br माइनस। तो जब हम क्या करते हैं, ये लॉग के सी है यानी के है, इसको लिखते हैं तो के क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये है प्रोडक्ट, ठीक है, और अपॉन में आएगा रिएक्टेंट, तो ये हमको मिलना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा, देखो किस में मिल रहा है, ऑप्शन ये ई सेल इजिकल टू ई नोट सेल, ठीक है, 0 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन भी देखना पड़ेगा ना, अपन में यहाँ पे एन आता है, तो चेंज कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 के हिसाब से करेंगे, तो ये तो 2 है, ये 2 है, ये दोनों गए, चेंज 1 का है ना। और यहाँ पे बी आर नीचे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा सबसे करेक्ट है, डी नंबर का, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर आएगा डी। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चेंज कितना 1 है, तो यहाँ पे देखो दो दो दिया है, तो इसलिए ये दोनों नहीं लेंगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है तो H प्लस और Br माइनस जो है ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक ऊपर एक नीचे, तो उस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन बचता है और इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 13। इसने पूछा कंडक्टिविटी हमको दी हुई है इतनी, ये कंडक्टिविटी है साइमन पर सेंटीमीटर में, और ये हमको मोलरिटी दी हुई है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी बताना है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऐसा होता है के इंटू 1000 अपॉन सी, ठीक है। तो इसमें हमको वैल्यू क्या क्या दी है, के की वैल्यू दी है 0. लिख लो अपने इसको 0.0248 इंटू 1000 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा, सी का है 0.40, ठीक है, ये है हमारे पास 0.40, तो इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर 62 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे, फेराडे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बतानी है। अब रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1.5 मोल ऑफ Cr2 O7 2 - 2 Cr3 प्लस, ठीक है। तो ये देखो Cr2 O7 2 माइनस से हम गए Cr3 प्लस में, ठीक है। यहाँ कितने, 2 Cr, यहाँ एक ही है तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। अब 2 Cr के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन हम पता, एक के लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग और दो के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने दो बैलेंस कर दिया है, तो दो के लिए बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जब नंबर निकालोगे दो के लिए, 7 दूनी 14, दो के 12, ठीक है। तो यहाँ आता है 12, यहाँ आता है एक के लिए 3, दो के लिए 6, तो चेंज कितने का आया, 6 का आया, ठीक है, यानी -6 हो गए, ठीक है। टोटल चेंज कितने का, 6, तो इसको मतलब 6 फैराडे आया, कितना आया, 6 फैराडे, ठीक है। तो 2 Cr के लिए जो है हमने निकाला था वो कितना आया, 6 फैराडे आया, तो डेढ़ के लिए कितना आएगा, है ना, ऐसा पूछ रहा है ना। तो डेढ़ में से डेढ़ से गुणा कर देंगे हम लोग इसका 6 का, तो 6 का डेढ़ से गुणा करो, तो 1.5 × 6 अपन में 10 रखा, ठीक है, 15 × 6 90, 90/10, ठीक है, ये आ गया 9, तो हमारा इसका आ जाएगा 9 फैराडे। तो यहाँ कहाँ है हमारा, यहाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन बी में 9 फैराडे। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दूसरा एक के लिए निकालेंगे हम तो उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो के लिए निकाला है तो हमने दो पे इतना डायरेक्ट किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देना कोई, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, देखो दो, दो के लिए कितना था हमारा 6, तो डेढ़ के लिए कितना, तो डेढ़ के लिए डेढ़ से गुणा कर दो, ठीक है ना, तो 1.5 × 6, ठीक है, 1.5 × 6 कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर इसका कितना आ गया, बी आ गया। और आप इसमें ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ऐसा लग रहा हो, तो आपको देखो, आप ऐसा सोचो कि जो 2 Cr मैंने निकाले थे ना, वो 2 Cr 1 मोल है किसका, Cr2O7 2 माइनस का, है ना, लेकिन हमको यहाँ 1.5 मोल का पूछा है ना, 1.5, तो ये जगह पे 1.5 आ गया है, ठीक है। तो ये जो 2 Cr है, लेकिन Cr2O7 पूरा का पूरा उसका 1.5 का निकालना है ना, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो अभी हमने किया वैसे ही आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस, ठीक है ना, एक्वस सोडियम क्लोराइड दिया है हमको, NaCl जो है हमको क्या दिया है, एक्वस दिया है, ठीक है। तो इसमें से क्लोरीन गैस तो निकलने वाली है, ठीक है, तो एक तो हमको Cl2 मिलेगा, ठीक है। अब वाटर भी है हमारे पास, एक्वस है तो H2 और O2 दो चीज़ें, उसमें से H2 भी निकलेगा अपना, ठीक है। तो Cl2 और H2, क्योंकि माइनस वाला भाग तो ये Cl2 आ ही रहा है, तो O2 को हम लोग नहीं लेंगे इसमें से, और प्लस के लिए हम लोग H2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन रहेगा
वो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में है हमें, ठीक है ऐसा। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको ये मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द यूनिट रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, ठीक है। तो रेस्ट कांस्टेंट का इसमें यूनिट क्या होगा, और एक से है आपको हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, ठीक है। तो इथिन का जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, इथेन बनता है, ठीक है। जैसे अपने पास होता है C2H4 प्लस में H2, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं और बनता क्या हमारा C2H6। तो इसमें जो हमारा रेट बनता है वो बनता है KC2H4 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इसका 1 ही है ना, तो यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड इन्वर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें पूछा है ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए में, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर है बी में। तो मतलब हम लिख सकते हैं रेट इजिकल्स टू ए, और बी में सेकंड ऑर्डर मतलब बी का 2, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है ये पहली लाइन। फिर पूछा व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल। अब दोनों ए और बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी, मतलब यहाँ लिख दिया 2A और यहाँ लिख दिया 2B, ठीक है। इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको हम R2 बोल देते हैं, या डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 2A और 2B। अभी देखो इसको आगे करो तो ये तो रहा अपना 2A, ये हो गया अपना 4B, ठीक है। तो 2 × 4 8AB, ठीक है। 8AB, अच्छा बी का तो ये 2 आने वाला है, ठीक है। यहाँ तो हमें ये से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 टाइम बढ़ गया। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि ऑप्शन में हमें क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है बी, ठीक है, बी दिया है हमको 8। तो ये रहा हमारा आंसर, ये रहा 8। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप बताना है इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। और बनाना किसके बीच में है, log R0 बाय आर। तो इसका ग्राफ ऐसा था कुछ, देखो log R0 बाय आर, और यहाँ था हमारा टाइम t, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो था इस तरह से बनता था हमारा, और यहाँ पे जो हमारा स्लोप आता था वो स्लोप होता था K/2.303, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी में, ये रहा हमारा। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें पूछा है फॉर अ गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमको दी हुई है, इसके लिए हमको ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो ये बुक का ही एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे काउंट नहीं कर देना है कि K0 1 है, FES ओवर में 6 है और एस में 3 है। तो ये जो है मॉलिक्युलरिटी निकलेगी, ठीक है, ये आणविकता निकलेगी हमारी। हमें पूछा है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो ये अभिक्रिया की कोटि जो है मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे देख के नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो है बुक में आपको मिल जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और बाकी ऐसे निकालोगे तो आपको इसकी आणविकता मिलेगी मतलब कि मॉलिक्युलरिटी मिलेगी, तो जो कि कितनी है 10 है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जिसके लिए हमें रेट दिया होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी। तो ये जिसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आंसर बी आ जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी के लिए रिलेशन दिया हुआ है। तो ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोज्ड बाय रिएक्टिव मॉलिक्यूल। तो देखो ये रहा ऑप्शन बी में, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टिव एनर्जी की जितनी मॉलिक्यूल है जितनी भी एनर्जी है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी में से। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उसमें बोलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हमें निकालना है म्यू, ठीक है। और म्यू का फॉर्मूला होता है हमारा एन रूट में n+2, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें एन पता होना चाहिए। एन का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पूछा एक डाइवेलेंट आयन दिया हुआ है, यानी जिसका चार्ज 2 होगा, हैविंग एटॉमिक नंबर 30। तो 30 पे आपको पता है जिंक आता है, और जिंक को लिखते हैं Zn2+, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल जो जिंक होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s2 3d10, ये होता है हमारा, ठीक है। अब Zn2+ है मतलब ये दो कटने वाले हैं, बचेगा कितना 3d10 बचेगा। तो अभी 3d10 बचा है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो Zn2+ के अंदर आपका बचेगा आर्गन। 4s में तो 0 है, 3d हो गया 10। तो 3d आप दिखाओगे यहाँ पे 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
एक भी नहीं है तो अपना जो फॉर्मूला अभी हमने देखा उसमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल्स टू रूट के अंदर n+2, इसमें n की वैल्यू 0 रखोगे तो सब 0 0 आएगा ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0 बोर मैग्नेटॉन, ये रहा हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग TiCl4 एंड AlCH3 का होल थ्राइस। तो ये इसका जो आंसर है वो है पॉलीथीन। तो ये जो है आपको D&A ब्लॉक के जो यूजेस हैं, चैप्टर D&A ब्लॉक का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके अंदर ये देखने को यूजेस में मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने पूछा है कि ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ फिल इन द ब्लैक मेटल। तो अलॉय किसका बना है, हमें पता है कॉपर और टिन से बनता है, किसका, ब्रॉन्ज का। ठीक है, तो ब्रॉन्ज जो है वो इससे बनता है। ठीक है, तो ये सब में हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो कॉपर और टिन से क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा हमारा। जो ब्रॉन्ज होता है ना उसको हम लोग कांसा बोलते हैं हिंदी के अंदर, कांसा। ठीक है, वो कांसे की थाली वगैरह बनते हैं तो वो वही है ये, या जो ब्रॉन्ज मेडल हमारा बनता है वो है। ठीक है, और जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक से बनता है, तो हम लोग पीतल के अंदर कॉपर जिंक लिख सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी ज़्यादा क्या होगी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो एक बार हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे क्रोमियम है, कितने नंबर पे आता है हमारा, 24 पे। ठीक है, 24 नंबर पे क्या इसका मिलेगा अपने को, AR, यहाँ लिख देते हैं आर्गन। ठीक है, 4s पे कितना आ जाएगा, 2, और 3D में आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ऐसे ही हमारा आयरन में कितना मिलेगा, आयरन है कितने नंबर पे आता है आयरन हमारा, आयरन 26 नंबर पे है। ठीक है, तो इसमें भी आर्गन ये 4s2, यहाँ पे 3D 6। इसी तरह से हम इन दोनों का भी लिख सकते हैं, मेरिडियम का। मैग्नीज का देख लो, चलो मेरिडियम का तो कम ही होगा। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीज आता है कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। तो आर्गन 4s2 और ये 3D5। तो यहाँ देख सकते हो 3D5 मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल आने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ 1 2 3 4 5, और ये हाफ फील्ड में से निकालने के लिए एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है हमारा। तो अब जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो उसका आयन बनाना क्या होगा, ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उसमें क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीज है ना, इसके अंदर हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन सब में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, मैग्नीज की होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसका आंसर रहेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या बोला है कि हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ आयन विल बी ऑब्टेन्ड। तो कितने हमको टोटल आयन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पेन चलना बंद हो गया, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर देखो, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ आयन्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ 3 हेक्सासाइनोफेरेट टू एक्वस मीडियम। ठीक है, टू इन एक्वस मीडियम, यानी एक्वस मीडियम हमको इसको डालना है। तो ये आयनाइज होगा तो कितने हमको इसके आयन्स देखने को मिलेंगे ये बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग फेरिक फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो बनता है Fe4 FeCN का होल 6 ये थ्राइस। ठीक है, तो जब इसको हम आयनाइज करेंगे, तो आयनाइज जब हम इसको करेंगे तो ये दो भाग में टूटेगा हमारा। ठीक है, तो देखो ये 3 है यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा Fe3+1 तो। ठीक है, और यहाँ से बनेगा FeCN का होल 6 और ये 4। ठीक है, तो मतलब सिंपल भाषा में कहें तो हमको आयंस कितने मिलने वाले हैं। तो ये टूटेगा तो इसके तो 4 मिलेंगे और इसके 3 मिलेंगे। ये टोटल 4 + 3 7 आयन हमको देखने को मिलेंगे अगर हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका जो हमारा आंसर होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में हमको 7 कहाँ दिया है, बी में। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है ADTA यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ विच पॉइजनिंग। तो ADTA का इस्तेमाल जो है किस पॉइजनिंग में होता है। ठीक है, मतलब किस पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए होता है। तो इसमें है लेड पॉइजनिंग जो है हमारा वो आंसर रहेगा। लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ADTA का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो ये कंपाउंड हमको दिया है CONH3 का होल 5 NO2 और दिया है Cl2। तो अब इसके बाद एक बार ये NO2, इसको हम ONO, ठीक है, यानी इसका दो साइड नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इस ये जो सब बताता है वो बताता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं आबंध समावयवता, हिंदी वालों के लिए आबंध समावयवता। ठीक है ना। तो इसका जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑप्शन बी आबंध समावयवता। ठीक है। तो ये इसके अंदर कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है हमारा, उसमें भी एम्बीडेंटेड, सॉरी है ना, उसमें भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड। ठीक है, बाइडेंटेड नहीं बोलेंगे, एम्बीडेंटेड बोलेंगे। तो इसमें दो साइड है हमारे पास, एक तो ओ एन ओ के ओ है, ठीक है, और एक में डायरेक्ट एन से जुड़ता है हमारा। ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा लिंकेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है। हमको इसमें बताना है कि सबसे स्टेबल कौन सा कंपाउंड है इनमें से, ये जो दिया है इनमें से सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, सबसे स्थायी कौन सा होगा इसके अंदर से। तो ये हम पहले हमें देखते हैं कि जो लिगेंड है उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CO। ठीक है। उसके बाद हमारा मिलेगा CN, उसके बाद हमारा NH3 मिलेगा, उसके बाद हमें H2O मिलेगा, उसके बाद OH, और इसके बाद हमारे एलोजेंस मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हैलोजन सबसे लास्ट में आएगा, तो ये हटाओ। ठीक है। ये रहा H2O यहाँ पे, ये भी हटाओ। NH3 है। ठीक है। और ये तो हमारा C2O4 2 माइनस है। ठीक है। ये हमारा चिलेटिंग लिगेंड है, और चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो कैसे एकदम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो NH3 यहाँ पे है। ठीक है। तो NH3 से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, C2O4 ऑक्सीलेट होगा। ठीक है। तो ये चिलेटिंग लिगेंड बनाएगा, तो यहाँ पे एक चिलेटिंग फैक्टर आ गया, इस फैक्टर की वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये इसके अंदर चिलेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड है यहाँ पे, तो इसकी वजह से हमारा जो है आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। तो इसका आंसर है ए। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29, इसमें पूछा है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल। इस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, मतलब प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक। ठीक है। तो प्राथमिक जो होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा, जो भी इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इसका क्या बताएंगे, प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी में हम क्या बोलते हैं, उप सह संयोजक संख्या, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने से कोबाल्ट जुड़ा हुआ है वो हम देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें है KCOOX2। ठीक है। और NH3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे नंबर निकालोगे तो इसको x रखेंगे, इसको रखेंगे +1 +x, 2 -2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीलेट का -2 होता है, NH3 का 0 है। ठीक है। तो ये हो गया -4, -4 में से एक गया तो -3, और सामने जाएगा तो x = 3 आ जाएगा। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी हमारी वो तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 ऑप्शन में देखो, पहले पहले में ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में हमको दिया हुआ है, तो C और D हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम एक बार देख लेते हैं अब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पे OX जो है कैसा है, C2O4 2 माइनस। ठीक है। तो ये जो है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है। 2 साइड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से तो हमारे पास हो गए 4 साइड। ठीक है, प्लस NH3 की 2 साइड, तो टोटल कितनी साइड हो गई, 6 साइड हो गई। ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसका उपसह संयोजक संख्या जो है कितनी होगी, 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है कि विच पॉली हेलोजन, ठीक है, पॉलीजन का मतलब एक से ज़्यादा हेलोजन होंगे, उस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हुए हम क्या बना, प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। तो इसमें हम क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये जो कि ये रहा CH Cl3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 के लिए हमको निकालना है। तो पहले ये बना लो, तो इनका स्ट्रक्चर जो आपको पता चलेगा उससे आपसे हम इसमें आंसर दे पाएंगे। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है हमारा ये ब्यूटेन। ठीक है। 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो और 2 पे ही मिथाइल। ठीक है। तो ये हमारे हो गया। फिर है पेंटेन में 1 2 3 4 और 5, इसमें कितना 1 ब्रोमो है तो यहाँ पे लगा दिया। फिर एक और कंपाउंड है हमारे पास जिसमें हमारे पास कितना 3 4 5 और 2 पे ब्रोमो है। ठीक है। तो अब इस कंपाउंड के अंदर देखो, तो SN2 के लिए हमारे पास क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। तो प्राइमरी इनमें से कौन सा दिख रहा है, ये वाला, और ये कहाँ है हमारा 2 नंबर पे। ठीक है। ये रहा 2 नंबर पे, तो ये तो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर देखो ये है हमारा सेकेंडरी, ये जो दूसरा ये वाला है हमारा सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब कौन सा हो गया, ये हमारा 3rd नंबर वाला, तो ये आ जाएगा फिर उसके बाद। और लास्ट में हमारा ये टर्शरी वाला। ठीक है। तो ये लास्ट में होगा सबसे। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है 2 3 1 वाला, 2 3 1 मतलब 2 3
रिएक्टिविटी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। तो SN2 के लिए हमारा ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर निकाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाना है, यानी एक बार में एक सीएल जोड़ना है, और कितने रेडिकल बनेंगे, उस रेडिकल जहाँ पे बनेगा वहीं पे हम सीएल जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ एक बार। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो 1 2 3 4 और 2 पे है मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ का बना सकते हैं, देखो। तो ये तो हमारा प्राइमरी हो गया, तो एक यहाँ बन जाएगा, सेकेंडरी होगा एक यहाँ बन जाएगा, टर्शियरी होगा यहाँ पे एक बन जाएगा, और ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो चार जगह हमको मिल जाएंगी जहाँ पे हम मोनोक्लोरिनेशन कर पाएंगे। तो इसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये ऑप्शन डी हमको दिया हुआ है 4। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। तो देखो ये है हमारा फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर है, मतलब यहाँ बीच में ईथर के लिए लगाएंगे, आइसोपेंटाइल बना दो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये बन गया हमारा आइसोपेंटाइल। तो अब देखो इसमें नाम देखो क्या बनता है इसका। यहाँ से नंबरिंग चालू करना चाहिए, यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 पे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, और 3 पे ये मिथाइल आ जाएगा ना, 3 मिथाइल, ये पूरा का पूरा लेंगे तो ब्यूटॉक्सी। ठीक है, 3 पे मिथाइल, तो ये इतना हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। तो ऐसा ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन नाम हो जाएगा इसका। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हमको फिनॉल। ठीक है, C6H5OH। तो बॉन्ड एंगल इसमें बताना है COH के बीच में, और उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो फिनॉल हम जो बनाते हैं वो यहाँ इस तरह से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, O और ये H, तो ये यहाँ पे तो C है, तो ये हो गया COH। तो इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल पूछा गया है, और ये एंगल हमारा होता है 109 डिग्री। ठीक है, 109 डिग्री होता है। तो 109 वाले ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब क्योंकि देखो ये जो कार्बन है, ये अगर इसको हम हटा दें, ये गोले को, तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो ये किस तरह का स्ट्रक sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। अब देखो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, इसने पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट कौन सा होगा इस रिएक्शन के लिए। तो देखो ये जो है इस तरह से बना है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी। ठीक है, फिर ये OC2H5 ये बना हुआ है। ठीक है, और इस पे डाला है HI। अब मैं कहाँ से तोड़ूंगा, देखो इसमें से तो हमको H+ और I- मिलने वाला ही है। कहाँ से तोड़ूँ कि यहाँ पे हमको जो कार्बोकेटाइन है वो एकदम स्टेबल मिल जाए। तो देखो यहाँ से तोड़ूंगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये I- उस पर जाके अटैक करेगा तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा सॉरी हाँ CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, और सी, यहाँ पे आई जोड़ लो, ये बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे एच आ जाएगा, तो ये तो हमारा इथेनॉल बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो ऊपर, तो ऐसा ऑप्शन हमारा ये रहा डी में। ठीक है, तो डी में हमारे पास है CH3CI ये। ठीक है, और इथेनॉल, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि बाय विच फॉलोइंग मेथड ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड। तो देखो हमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो फिनाइल की रिएक्शन जब करवाते हैं हम, नाइट्रेशन करवाते हैं, तो नाइट्रेशन में हमको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी मिलता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल भी मिलता है। तो दोनों को अगर अलग करना हो तो कैसे करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट pKa वैल्यू। मतलब हम यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। देखो अगर pKa की वैल्यू है ना कम होती है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, और pKa की वैल्यू ज़्यादा होती है वो एसिडिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कम एसिडिटी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखना है। तो जनरली क्या होता है,
जैसे हमको यहाँ पे दिखा है, देखो मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ओक्रेसोल और फिनॉल ये दिया हुआ है। तो जैसे हमको ये कंपाउंड दिया है फिनॉल, फिनॉल के यहाँ पे ये नाइट्रो लगा दिया, ये है पैरा, ठीक है। फिर ऑर्थो भी ले लेते हैं, ऑर्थो इसमें ऑप्शन में है तो नहीं, ठीक। तो और क्योंकि ऑर्थो आता है तो मैं पहले ऑर्थो ले लेता हूँ। फिर आता है अपना मेटा, ठीक है। तो ये मेटा बना लिया। अब इन तीनों को कंपेयर करोगे तो ये जो अपना पैरा वाला जो दिया है हमको, पैरा वाला, तो पैरा वाले की पीके की वैल्यू होती है 7.1, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है। फिर इसके बाद एसिड आती है इसकी ऑर्थो की, ठीक है। मान लो हमको वैल्यू तो याद नहीं है, मान लो, चलो ये तो मैं हटा देता हूँ, वैल्यू याद नहीं है। तो इतना तो पता है कि वैल्यू कम होगी कब, जब एसिडिक कैरेक्टर होगा ज़्यादा। तो पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा इन दोनों के कंपेरिजन में। तो हमें ऑप्शन में से देखो मेटा दिया है और पैरा दिया है, मैं ऑर्थो तो दिया नहीं है। तो इन दोनों को देखो तो हमारा पैरा वाला जो है वो ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, और मेटा वाला कम एसिडिक होगा। तो इन दोनों में से वैल्यू ज़्यादा किसकी हो जाएगी हमारी, इन दोनों में से वैल्यू हो जाएगी हमारी ज़्यादा किसकी, मेटा वाले की, और वैल्यू कम हो जाएगी किसकी, ये पैरा वाले की, ठीक है। तो इन दोनों में से देखो हमारा डिस्कार्ड हो गया ये। तो इन दोनों में से अभी ये दो बचे, ऑर्थोक्रोसोल, ओ क्रोसोल, क्रेसोल और फिनॉल, ये बचे हमारे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो इनमें से वैल्यू ज़्यादा किसकी हमारी, ये मेटा वाले की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इससे आगे कौन है वो देख लेते हैं एक बार, थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा वो आता है फिनॉल आता है, ठीक है। तो फिनॉल की वैल्यू इससे भी ज़्यादा हो जाएगी पीके की, ठीक है, क्योंकि वो इससे थोड़ा कम क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये जो फिनॉल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। इसके आगे बढ़ जाएंगे तो CH3 ग्रुप जोड़ते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे OH, यहाँ हमने जोड़ दिया CH3, ठीक है। जैसे पर ये तो M क्रॉस L है तो हमको M ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ठीक है O पे चलना है हमको। तो इसके और आगे चलेंगे तो हमको O भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH और CH3। तो ये जो हमारा ओ क्रोसल है, ये वाला, ये लास्ट कंपाउंड हमने जो बनाया ये, इसको बोलते हैं ओ क्रेसोल, ठीक है। तो इसकी पीके की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सबसे कम क्या है, एसिडिक है। तो जो सबसे कम एसिडिक होगा उसकी पीके की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये लास्ट में जो है सबसे कम एसिडिक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस ऊपर आंसर देखते हैं हम लोग। देखो ओ क्रोसल दिया है हमको, ठीक है। तो ओ क्रोसल क्यों दिया है, क्योंकि ये सबसे कम एसिडिक है, ठीक है। यानी एसिडिक कैरेक्टर जो है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pKa वैल्यू के, समझ गए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा सी रहेगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सिनेमाल्डिहाइड, ठीक है। तो सिनेमाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है बेंजीन ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और COH, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो 1 2 3, 3 पे जो है हमारा ये फिनाइल ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सिनेमाल्डिहाइड है। अब इसमें हमें पूछा है क्या, कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है। तो देखो बैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, एक तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। और ये रहे 3 यहाँ पे अपने पास बाहर 3 हैं, 1 2 और 3, यहाँ कुछ नहीं होगा, 4 5 6 7 और 1 8। तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने हो गए यहाँ पे, 8। तो उनको हाइड्रोजन एटम पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जो होंगे वो होंगे कितने, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 8। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट बताना है हमको कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो इसमें होता क्या है कि हमको दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये दिया है हमको 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे जो है H2 जुड़ता है, इसके आने की वजह से क्या होगा, हमको यहाँ पे प्लस में H2 देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली लिखा नहीं है लेकिन यहाँ हमको H2 मिलेगा, जो कि टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अब ये जो OH माइनस है वो अटैक करेगा यहाँ पे, ये अटैक करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये हमारा था CH3C, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH था, यहाँ पे एक OH और आ गया, ठीक है। अब देखो ये OH जहाँ वहाँ जाएगा, कहाँ पे, बाजू वाले कार्बन पे, ठीक है। बाजू वाला कार्बन यानी कौन से कार्बन पे जाएगा, ये बाजू वाला इसका ये रहा, ठीक है, इस पे चला जाएगा। और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, मतलब अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा। किस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा कि ये एल्डिहाइड बना ले। अरे यहाँ पे थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया, हमने बैलेंसी पूरी नहीं की तो थोड़ा स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक बार बैलेंसी पहले पूरी कर लो इसकी। तो OH तो यहाँ पे आया। अब ये देखो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन दिखाया ही नहीं है,
ठीक है। तो पहले देख लो एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको एक एच डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और एच यहाँ से भेज दो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये इतना जो है वो हमारा बन जाएगा CHO। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बना, तो इसका नाम क्या है हमारा, प्रोपेनल। तो ऐसा ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। बैलेंस ही पूरी करेंगे तो OH नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, एक H जाएगा और एक H जाएगा, तो यहाँ पे CH2 देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो हमारा इतना भाग है ये बनेगा एल्डिहाइड। तो ये हमारा बना प्रोपेनल। तो ऐसा ऑप्शन जो हमारा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर है ए। तो ए में हमको दिया हुआ है प्रोपेनल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रोपेनल। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RCH+Y, ये रिएक्शन करवानी है। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन रहा है एल्डिहाइड का ऑक्साइम, एल्डोक्साइम बन रहा है। देखो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे ऑक्साइम बन रहा है, ठीक है। तो अब इनमें से क्या डालते हैं तो ऑक्साइम बनता है, ठीक है। अगर हम NH3 डालते हैं तो हमारा इमाइन बनता है, ठीक है। NH2 अगर डालते हैं तो हमारा हाइड्राजीन, यानी मतलब ये हाइड्रोजन तो हाइड्राजोन बनेगा, ठीक है। RNH2 डालते हैं तो हमारा ये तो सिर्फ रिएजेंट है, तो इसमें अलग मिलेगा। और ये NH2OH, ठीक है। तो NH2OH ये है हमारा हाइड्रोक्सी एमाइन, तो इसमें हमारा ऑक्साइम बनता है। तो हमें यहाँ ऑक्साइम दिया हुआ है, तो ऑक्साइम जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। तो इससे हमारा बनेगा ऑक्साइम। तो हमने जो चार्ट बनाया था उसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। और इसमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो केनिजारो। देखो केनिजारो किस में जाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास होता था वो जाते थे किस में, एल्डोल कंडेंसेशन में। तो यहाँ देखो एसीटोन बनाओ, 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर, ये रहे, तो ये नहीं जाएगा। हमको पूछा है कौन सा जाएगा अंडरगो, ठीक है। मिथेनल बनाओ, मिथेनल मतलब ये H+C+O, यही है मिथेनल, ठीक है। तो इसमें तो है ही नहीं, देखो यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ही होगा, तो ये तो जाने ही वाला है। फिर भी दूसरे ऑप्शन भी एक बार चेक कर लो, इथेनल 1 2, ठीक है। ये बन गया CH3, देखो ये अल्फा कार्बन ये आ गया ना, बनेगा, सीधी सी बात है। फॉर्मिक एसिड चेक कर लो एक बार, ठीक है। डी फॉर्मिक एसिड, ये हटाओ पहले तो, ठीक है। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ये तो एसिड है पहली बात, तो देखो बात यहीं ख़त्म हो गई। तो हम ये जो पढ़ते हैं ये एल्डिहाइड के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। कीटोन भी वैसे यहाँ पे हट ही ज़्यादा, ठीक है। पर ये देखो ये यहाँ हो गया ख़त्म, तो फॉर्मिक एसिड तो देगा ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन होते वैसे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा इथेनल के अंदर हमें क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, मिथेनल में नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या है, मिथेनल आएगा इसमें। तो जनरली हम ये एल्डिहाइड के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमको कीटोन और एसिड भी दिया हुआ था, वो तो ऐसे ही हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, उनको हम ऐसे ही हटा सकते हैं। तो हमारा आंसर जो आएगा वो मिथेनल आ जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो साइक्लोहेक्सेन है हमारा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में हमने ये ऊपर जो है वो डाल दिया, तो ये जो है ये क्या होगा, किसके डालने की वजह से इसमें ये इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो KMnO4 का रूल है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड था ऑक्सीजन करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, 2 छेड़े मिलेंगे हमको, यानी 6 कार्बन वाला भाग मिलेगा हमको, ठीक है। अब एक तो एसिड ग्रुप यहाँ लगेगा और एक लगेगा लास्ट में, कितने बनाए हमने 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक 6 और बना लो। तो ये वाले कार्बन पे ये कार्बन पे, यानी कि बीच में तो देखो ये हमारा हो गया COH, बीच में CH2 आ गए कितने 4, और लास्ट में भी COH। तो ये बना हमारे पास, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एडिपिक एसिड, क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड, या फिर बोल सकते हैं हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड, ठीक है। तो पहले और लास्ट कार्बन पे ना 1 पे और 6 पे, इसलिए हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर एडिपिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 43 है एस्टर ऑफ बेंजिक एसिड आर यूज्ड इन। तो बेंजिक एसिड की जो एस्टर होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो देखो ये तो हमको बुक में से ही फेवर करना पड़ेगा, और इसका आंसर हमारा रहता है जनरली परफ्यूमरी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा बी। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्यूटेराइन इज फॉर्म्ड। तो ठीक है, इन जी हमको एसिड दी हुई है, इन एसिड में से कौन सी एसिड जिसके अंदर
जूटा आयन बन सकता है। तो देखो हम जो जनरली यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फानिलिक एसिड इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जूटा आयन बन सकता है, बाकी में आपको जूटा आयन बनने का देखने का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सल्फानिलिक एसिड के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। देखो वैसे तो हमें इसका स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है NH2 और यहाँ पे होता है SO3H, ठीक है। अब यहाँ से H जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे NH3+ बन जाएगा और SO3 माइनस नीचे बन जाएगा, तो ये जूट्रायन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने ये बनाया ये सल्फानिलिक एसिड है। देखो एक बार फिर से दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। तो ये हमारा सल्फानिलिक एसिड है SO3H। अब इसमें से जब इसका जूट्रायन बनाओगे तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा NH2+ और नीचे बन जाएगा SO3-, तो ये हमारा जूट्रायन बन गया। तो ये हमारा है सल्फानिलिक एसिड और ये हमारा इसका जूटर आयन, ठीक है। अब पूछा हमें इनमें से जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन कौन बनाएगा, हॉफमैन बोमार्ड रिएक्शन से, ठीक है। तो हॉफमैन में क्या होता है, जो बीच का COS वही हटता था, याद है, ठीक है। तो CO हटाना है हमको। देखो इसको हटाएंगे तो नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा। CO हटाएंगे तो देखो इसका CO हटा दोगे यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये बन गया प्रोपेनामाइन, ठीक है। ये आपको पता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इथाइल सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए पूछा है। तो इथाइल के लिए आपको याद होगा तो 2 3 और 1 आता था हमारा, और 2 3 1 हमको कहाँ दिया है, ये रहा ऑप्शन बी में, ठीक है। तो 2 3 1 आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ इसका, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 47 में अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज गेटरमैन रिएजेंट। तो देखो गेटरमैन रिएजेंट ये हमको दिख रहा है कॉपर पाउडर वाला, तो ये रहा कॉपर पाउडर और HCl, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, D रहेगा, ठीक है। तो कॉपर पाउडर HCl के साथ में डाल दो, तो वही हमारा क्या है, गेटरमैन रिएजेंट है। अब 48 क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ CH3CN। तो वो CH3 CN 2 कार्बन है, तो क्या हो गया इसका नाम, इथेन नाइट्राइल हो गया। इथेन नाइट्राइल हमको कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर B के अंदर, तो इसका आंसर हो गया B। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें दिया है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोराइड इज वाटर। देखो वाटर के अंदर ये इनसोल्यूबल है या सोल्यूबल है। देखो जनरली बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड्स जो होते हैं ना, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इसका उल्टा ये क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो अगर हम आंसर अगर क्लोराइड के हिसाब से देंगे तो सोल्यूबल आ जाएगा, लेकिन जो फ्लोराइड बना रहा है वो क्या है, इनसोल्यूबल है इसके अंदर, क्योंकि ये PPT फॉर्म कर देता है, प्रेसिपिटेशन बन जाता है, जिसकी वजह से ये इनसोल्यूबल है। और जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड था, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता था, अनस्टेबल होता था, लेकिन ये स्टेबल है। इसके अंदर VF4- जो आ जाता है, जैसे हम लिखते हैं ना हाइड्रोफोलेट HBF4-, तो ये VF4- आने की वजह से यहाँ पे ये स्टेबल हो जाता है। तो इसके अंदर तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हमें पूछा है लास्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें से हमको ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और नेचुरल भी हमको मिल जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो देखो अभी हमारे जो है मार्च 2025 का ये पेपर ख़त्म हो गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दो एक बार, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम लोग 2020 तक तो कम से कम पेपर अपलोड करने ही वाले हैं। अगर टाइम मिला तो हम उससे ज़्यादा भी अपलोड करेंगे, तो सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और गुजरात बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो आप जैसे अगर रेगुलर कंटिन्यू करेंगे इसको तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। गुजरात बोर्ड में जनरली MCQs में ही बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, तो ध्यान रखना MCQ अच्छे से सॉल्व करना है आपको। पार्ट भी तो मोस्टली बच्चों को आता ही है, इतना तो मेहनत कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको MCQs भी सॉल्व करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और तैयारी करते रहो, लगे रहो, ठीक है। मेहनत करो सब लोग।